गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। आप सभी अच्छे होंगे। राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ राज्य का इतिहास, पार्ट 5। आज हम मेवाड़ राज्य के इतिहास को लेकर के 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मेवाड़ के 4 पार्ट देख चुके हैं और गुर्जर प्रतिहार। तो जो इस वीडियो पर नए हैं वो पीछे जाकर के मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ से पढ़ सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से मेवाड़ का इतिहास समझ में आए। कल हमने मेवाड़ में दूसरी शाखा की बात की थी जिसका नाम था सिसोदिया शाखा। रावल शाखा का अंत 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद रतन सिंह के साथ हो गया था। उसके बाद उस दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार रहा, यानी चित्तौड़ पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार रहा। 1326 में दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर हमीर सिसोदिया ने, जो सिसोदिया शाखा के संस्थापक हुए, उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया और एक बार पुनः चित्तौड़ पर राजपूतों का अधिकार हो गया और सिसोदिया शाखा की शुरुआत। उसके बाद हमने एक शासक पढ़ा जिसका नाम था राणा क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह की सबसे प्रमुख बात यह थी कि इन्होंने मालवा या मांडू के शासक दिलावर खां को पराजित किया और इन्हीं के समय मालवा मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके बाद राणा लाखा शासक बने। राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान और इनके समय पिछोला झील का निर्माण एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया। इनका विवाह जोधपुर के रणमल राठौड़ की बहन हंसा बाई से सशर्त हुआ कि उनके पुत्र मोकल ही शासक बनेंगे। राणा लाखा के बड़े पुत्र राजकुमार चूड़ा थे। वह एक प्रतिज्ञा करते हैं और जीवन में विवाह नहीं करते और अपने अधिकार मेवाड़ की गद्दी से छोड़ देते हैं। इसीलिए राजकुमार चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पितामह की स्टोरी कल हमने डिस्कस की थी। इसके बाद मोकल शासक बनते हैं, किंतु मोकल की हत्या चाचा व मीरा के द्वारा कर दी जाती है और अब शासक बनेंगे राणा कुंभा। ये हमारी कल तक की बात। हम सीधे चलते हैं राणा कुंभा के ऊपर। राणा कुंभा के पिता का नाम मोकल। राणा कुंभा के पिता का नाम मोकल तथा इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी है। ठीक है, पिता का नाम मोकल तथा इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी है। राणा कुंभा अपने पिता की मृत्यु के बाद 1433 में शासक बनते हैं और 1468 तक का समय राणा कुंभा का रहता है। तो 1433 से 68 तक राणा कुंभा ने शासन किया। सबसे पहले कुंभा के बारे में जानने से पहले हम इनकी जानकारी के स्रोत देखते हैं कि कुंभा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, कुंभा की जानकारी के स्रोत। तो कुंभा की जानकारी के स्रोत में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कान्ह व्यास। कान्ह व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एक लिंग महात्म्य। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में मैं आगे बात करूंगा कि ये कितने भाग में है और कुंभा ने इसमें कौन सा भाग लिखा। तो कान्ह व्यास की पुस्तक एकलिंग महात्म्य। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्यामल दास। श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वीर विनोद। श्यामल दास की पुस्तक का नाम है वीर विनोद। तथा कुंभा ने स्वयं जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी जिसका नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया जयदेव की गीत गोविंद पर कुंभा के द्वारा लिखी गई टीका है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो ये कुछ 4 प्रमुख साहित्य ग्रंथ प्रशस्ति हैं जहां से हमको कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारे साहित्य हैं लेकिन उनकी चर्चा करेंगे हम पीछे। कुंभा के स्थापत्य और साहित्य में योगदान। तो इन 4 बुक के नाम ध्यान रखना। कान्ह व्यास की पुस्तक एकलिंग महात्म्य। इस एकलिंग महात्म्य से मेवाड़ के संपूर्ण शासकों की जानकारी मिलती है। श्यामल दास की वीर विनोद, कुंभा की रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमको कुंभा के बारे में जानकारी। कुंभा के बारे में पढ़ने से पहले हम कुंभा की कुछ उपाधियां देखते हैं जिनको लेकर एग्जाम में प्रश्न रहते हैं कि कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां हैं। तो कुंभा की एक उपाधि जिसका नाम है हिंदू सुल्तान। नेक्स्ट उपाधि
अभिनव भट्टाचार्य। प्रत्येक उपाधि का एक अलग अर्थ है, मैं अर्थ की बात करूंगा। नेक्स्ट है हाल गुरु, नेक्स्ट दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, राणु रासु आदि। बहुत सारी उपाधियां हैं, ये कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जिनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पहली उपाधि है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान का अर्थ है अपने समकालीन हिंदू शासकों में महान हिंदू शासक होने के कारण। तो कुंभा के समय जो भी हिंदू शासक हुए उन सब में महान थे कुंभा, अतः अपने समकालीन हिंदू शासकों में महान हिंदू शासक होने के कारण इनको हिंदू सुल्तान कहा गया। अभिनव भट्टाचार्य अपने संगीत प्रेम के कारण या संगीत प्रेमी या संगीतों के आश्रयदाता होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। नेक्स्ट उपाधि है हाल गुरु। पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इन्हें हाल गुरु की उपाधि दी गई। दान गुरु अत्यधिक दान देने के कारण, राजगुरु राजनीतिक कार्यों में दक्ष होने के कारण, छाप गुरु छापा मार युद्ध पद्धति अपनाने के कारण छाप गुरु। राणो रासो उपाधि प्रमुख उपाधि है साहित्यकारों को आश्रय या आश्रय देने के कारण। ठीक है, मैंने अर्थ भी लिख दिए हैं अगर किसी को लेकर प्रश्न बन जाए, लेकिन आप कुछ उपाधियां हैं जिनके नाम जैसे कि हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, छाप गुरु, ये सब किसकी उपाधियां हैं? कुंभा की। तो हिंदू सुल्तान समकालीन हिंदू शासकों में महान होने के कारण, अभिनव भट्टाचार्य संगीत प्रेमी, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण, दान गुरु दान देने की वजह से, राजनीतिक कार्यों में दक्ष होने के कारण इसको राजगुरु, और छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण छाप गुरु। राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण ये राणो रासो। ये कुछ कुंभा की उपाधियां। नेक्स्ट चलते हैं पिता की मृत्यु के बाद। पिता की मृत्यु के बाद इनकी दादी जिनका नाम है हंसा बाई। पिता की मृत्यु के बाद हंसा बाई ने अपने भाई रणमल राठौड़, मैंने कल छोटा सा परिचय दिया था, रणमल राठौड़ के संरक्षण में कुंभा को मेवाड़ का शासक बना दिया। ठीक है, तो मोकल की हत्या के बाद या मोकल की मृत्यु के बाद हंसाबाई ने रणमल राठौड़ के संरक्षण में कुंभा को मेवाड़ का शासक बना दिया। तो संरक्षण किसने संभाला? रणमल राठौड़ ने। ठीक है, बात करते हैं रणमल राठौड़ मोकल के भी संरक्षक थे और कुंभा के भी संरक्षक थे। तो ऐसी परिस्थिति में रणमल राठौड़ का मेवाड़ राज्य में अनावश्यक हस्तक्षेप हो गया, जिसके चलते रणमल राठौड़ ने मेवाड़ के ऊंचे ऊंचे पदों पर, जो मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पद थे, उन पदों पर शिशोदियों को हटाकर के राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। शिशोदियों को हटाकर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी तथा मेवाड़ की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप किया। ठीक है, रणमल राठौड़ संरक्षक बनने के बाद मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति की तथा मेवाड़ की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप किया। तो ये रणमल राठौड़ की कुछ रणनीतियां थी मेवाड़ को लेकर। ऐसी परिस्थिति में कुंभा शासक बनते तो कुंभा के सामने दो समस्याएं उत्पन्न होती है। कुंभा की नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैं छोटा सा कहानी के माध्यम से बताता हूं। कुंभा की समस्या, क्या समस्या थी? पहली समस्या, पिता के हत्यारों का बदला लेना। सीधी सी बात है, कुंभा की पहली समस्या थी पिता की हत्यारों का बदला लेना तथा जब वो थोड़ी वयस्क हुए, दूसरी समस्या उनके सामने उत्पन्न हुई रणमल राठौड़ के प्रभाव को, रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। ये दो समस्या, कुंभा की प्रारंभिक दो समस्या मेवाड़
कुंभा की प्रारंभिक दो समस्या पिता के हत्यारों का बदला लेना तथा रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। आप देख लीजिए वीडियो को वापस से। कुंभा की समस्याएं पिता के हत्यारों का बदला लेना और रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। हत्यारों का बदला कैसे ले? रणमल राठौड़ की सहायता से कुंभा ने अपने पिता के हत्यारे चाचा व मीरा की हत्या करवा दी। रणमल राठौड़ की सहायता से कुंभा ने अपने पिता के हत्यारे चाचा व मीरा की हत्या करवा दी तथा इनका एक सहयोगी जिसका नाम है महपा पंवार, यह भी महपा पंवार भी मोकल की हत्या में इनका सहयोगी था। यह भागकर मांडू चला गया। कहां चला गया? मांडू। भागकर मांडू चला गया। इस समय मांडू का शासक था महमूद खिलजी। इस समय मांडू मालवा का शासक था महमूद खिलजी। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि कुंभा ने अपनी पहली समस्या का समाधान रणमल राठौड़ की सहायता से कर लिया था। कुंभा की दूसरी समस्या जो स्वयं रणमल राठौड़ था। कुंभा की दूसरी समस्या, दूसरी कठिनाई जो स्वयं रणमल राठौड़ था। अब इस समस्या से कैसे समाधान करते हैं देखिए। कुंभा के दरबार में एक दासी जिसका नाम था भारमली। भारमली को प्रेम था कुंभा से। प्रेम मान लो या आकर्षण मान लो, कुंभा से प्रेम था। और रणमल राठौड़ का आकर्षण था भारमली को लेकर के। रणमल राठौड़ मेवाड़ में अपनी स्थिति को स्थायी करने के लिए कुंभा को मरवाने का प्रयास करता है। रणमल राठौड़ मेवाड़ में तभी सर्वाइव कर सकता है जब कुंभा मरे। तो रणमल राठौड़ ने भारमली से आग्रह किया कि भारमली कुंभा को जहर दे दे। ठीक है, अब दासी है तो मदिरापान करवाने का कार्य दासियों का था। तो भारमली को जहर देने के लिए कहा रणमल राठौड़ ने कि कुंभा को वह जहर दे दे। लेकिन भारमली तो प्रेम करती है, तो कुंभा को भारमली ने जहर नहीं दिया। अब कुंभा को अपनी समस्या का समाधान करना है। जब तक रणमल राठौड़ की आवश्यकता रही तब तक कुंभा ने साथ दिया, लेकिन अब आवश्यकता नहीं थी। अतः कुंभा ने भारमली से कहा कि रणमल राठौड़ को क्या दे दो? जहर दे दो। और भारमली ने रणमल राठौड़ को जहर दे दिया और यहां रणमल राठौड़ की मृत्यु। तो भारमली की सहायता से कुंभा ने रणमल राठौड़ को जहर दिलवाया और भारमली की मृत्यु हो गई। सॉरी, रणमल राठौड़ की क्या हो गई? मृत्यु। रणमल राठौड़ की मृत्यु के बाद कुंभा की दोनों समस्याओं का समाधान हो चुका था। लेकिन रणमल राठौड़ का एक पुत्र था जिसका नाम है राव जोधा। आप राव जोधा से परिचित हैं, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की। लेकिन वो बाद में रणमल राठौड़ का पुत्र जिसका नाम था राव जोधा, जब पिता की मृत्यु हो गई तो राव जोधा पर भी संकट आया और राव जोधा कुंभा से बचने के लिए उन्होंने मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ भाग गए। जब वह मारवाड़ की ओर भाग रहे थे तो कुंभा ने इनका पीछा किया। किसने पीछा किया? कुंभा ने पीछा किया और दोनों के मध्य छुटमुट लड़ाइयां होती रही। कुंभा ने राव जोधा का पीछा करते हुए मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अब दो संबंधी, एक हंसाबाई का भतीजा और एक हंसाबाई का पोता, आपस में संघर्षरत हैं। ये चीज हंसाबाई देख नहीं सकती। अब इस चीज को रोका जाए और रोकने के लिए अब प्रयास करेगी कुंभा की दादी जिसका नाम है हंसाबाई। और हंसाबाई के बीच में आती है और एक संधि का प्रस्ताव लेकर के आती है जिसका नाम है आवल बावल की संधि। हंसाभाई बीच में आते हैं और एक संधि करवाते हैं जिसका नाम है आवल बावल की संधि। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, एक हंसाबाई का पोता है और एक हंसाबाई का भतीजा है। अब दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, संघर्ष है, नुकसान हंसाबाई को है। हंसाबाई ने दोनों के मध्य एक संधि कराई जिसका नाम है आवल बावल की संधि। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यह संधि कुंभा व जोधा के मध्य हुई। कब हुई? 1453 में। ठीक है, कुंभा व जोधा के मध्य हुई जो 1453 में हुई।
इस संधि के फलस्वरूप इसके दो परिणाम निकले। पहला परिणाम, इस संधि से मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया, मतलब एक निश्चित तय कर लिया गया। अब निश्चित क्या था, देखो आवल बावल है, एक आवल से तात्पर्य है आंवले का पेड़ और बावल से तात्पर्य है बबूल का पेड़। तो बबूल और आंवले, तो इन पेड़ों को ही सीमा मान लिया गया आंवले। तो आंवले का पेड़ मारवाड़ की सीमा मानी गई और बबूल का पेड़ मेवाड़ की सीमा मानी गई। ठीक है, मारवाड़, अगर आप नक्शे में देखोगे तो इस तरह से आपको मेवाड़ मारवाड़ नजर आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये मेवाड़ का हिस्सा है और ये मारवाड़ का हिस्सा है, और ये आपके आंवले का पेड़, सॉरी, ये आपके बबूल का पेड़ और ये आपके आंवले का। तो आंवले के पेड़ को मारवाड़ और बबूल के पेड़ को मेवाड़, तो इन दोनों पेड़ों को माध्यम मान करके सीमा का क्या कर दिया गया, निर्धारण। इसीलिए इस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। नेक्स्ट है दूसरा परिणाम क्या निकला। यहां पर मारवाड़ के शासक, संधि को वेरीफाई करने के लिए वैवाहिक संबंध एक रीति है ताकि संधि लंबे समय तक वेरीफाई रहे। ये आप जब भी इतिहास पढ़ोगे तो जब भी दो विरोधियों के मध्य युद्ध होता है, युद्ध के बाद में संधि होती है, तो इसमें एक वैवाहिक संबंध इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे से आप चंद्रगुप्त मौर्य देख लो, बिंदुसार देख लो जो मगध साम्राज्य का संस्थापक था, जब मुगल पढ़ेंगे तो अकबर देख लो। तो वैवाहिक संबंध संधि को लंबे समय तक वेरीफाई करके रखता है, मान्यता देकर के रखता है। तो एक वैवाहिक संबंध हुआ, और वैवाहिक संबंध ये था कि राव जोधा ने अपनी पुत्री, जिनका नाम था संगार देवी, राव जोधा ने अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह राणा कुंभा की पुत्र, ठीक है, नाम आपको कुंभा की पुत्र जिनका नाम था रायमल से किया। ठीक है, सारंग देवी का विवाह किससे किया, कुंभा के पुत्र रायमल से किया। तो इस संधि के दो परिणाम, मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया और सारंग देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया गया। ठीक है, ये आवल बावल की संधि। नेक्स्ट अब बात करें अपन कुंभा के सैनिक अभियान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने हुए हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना, जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ राजस्थान इतिहास, राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरू से मेरे साथ चले, सभ्यताओं से हमने शुरू किया था और अंत तक इसको लेकर के जाएंगे राजस्थान के एकीकरण तक। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान। सैनिक अभियान बहुत सारे हैं, आबू की विजय, नागौर की विजय, हाड़ौती की विजय, जहाजपुर की विजय, गुजरात की विजय, मांडू मालवा की विजय। लेकिन यहां पर कुछ प्रमुख विजय पढ़ेंगे जिनको लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली विजय आबू विजय। ये कुंभा की पहली विजय मानी जाती है। आबू विजय, यहां एक शासक थे, आबू का जो शासक था उसका नाम है शेषमल। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, मैं नक्शे बना दूं, ये वाला क्षेत्र है आबू का, ये गुजरात है और ये है मालवा। ये मालवा, ये गुजरात, ये आबू, ये मेवाड़ और ये मारवाड़, कुछ इस तरह से चारों ओर का क्षेत्र है। आबू की विजय, यहां का शासक शेषमल था। शेषमल ने आबू से बढ़कर मेवाड़ के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया या कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शेषमल ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह बात पसंद नहीं आई राणा कुंभा को। यहां के शासक शेषमल ने मेवाड़ के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया। राणा कुंभा ने अपने एक सेनापति नाहर सिंह के नेतृत्व में आबू पर एक अभियान भेजा। नाहर सिंह ने शेषमल को पराजित किया तथा आबू पर अधिकार कर लिया। आबू पर अधिकार हो गया।
राणा कुंभा का आबू पर अधिकार हो जाने के बाद में राणा कुंभा ने आबू में एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम है अचलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, अचलगढ़ का दुर्ग। तो आबू पर अधिकार हो जाने के बाद अचलगढ़ का दुर्ग एक किला और बनवाया जिसका नाम है बसंतगढ़ का किला। ठीक है, अपन पढ़ेंगे स्थापत्य में अचलगढ़ और बसंतगढ़ के किलों को। तो आबू विजय, शासक शेषमल मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार किया। कुंभा ने नाहर सिंह के नेतृत्व में अभियान भेजा, शेषमल को पराजित किया, आबू पर अधिकार किया। विजय होने के बाद में अचलगढ़ और बसंतगढ़ का किला यहां बनाया गया। नेक्स्ट है कुंभा की नागौर विजय। ठीक है, यहां नागौर के शासक, नागौर में एक शासक थे जिनका नाम था फिरोज खां। फिरोज खां 1456 में फिरोज खां की मृत्यु हो गई। नागौर में मुस्लिम रियासत थी और मुस्लिम शासक था फिरोज खां। 1456 में फिरोज खां की मृत्यु हो गई। फिरोज खां की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ और जो शासक उत्तराधिकारी बना उसका नाम था मुजाहिर खां और फिरोज खां के दूसरे पुत्र का नाम था शम्स खां। जो नाम हमें याद रखना है वो शम्स खां। अभी आप सुनिए, फिरोज खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ। एक पुत्र मुजाहिद खां और एक पुत्र है शम्स खां। पिता की मृत्यु के बाद में मुजाहिद खां शासक बन गया। मुजाहिद खां शासक बन गया। मुजाहिद खां के शासक बनने के बाद में शम्स खां ने अपने भाई को पराजित करने के लिए मुस्लिम सुल्तानों से सहायता मांगी, किंतु मुस्लिम सुल्तानों से या मुस्लिम शासकों से इसे सहायता नहीं मिली क्योंकि गद्दी पर मुसलमान उत्तराधिकारी बैठा था। ऐसे में शम्स खां ने कुंभा के पास, कुंभा से सहायता मांगी। ठीक है, कुंभा से सहायता मांगी गद्दी प्राप्त करने के लिए। कुंभा ने सहायता का वचन दिया किंतु दो शर्तें भी रख दी। पहली शर्त कि पहली शर्त शम्स खां कुंभा की अधीनता को स्वीकार करेंगे, उन्हें कर देंगे तथा साथ ही कभी भी नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करेंगे। तीन शर्तें रखी, अधीनता स्वीकार कर लेंगे, नियमित रूप से कर देंगे और नागौर की किलेबंदी नहीं रखेंगे। ये तीन शर्तें कुंभा ने शम्स खां के सामने रखी। शम्स खां ने इन शर्तों को माना और कुंभा ने शम्स खां को शासक बना दिया। शम्स खां को नागौर के क्या बन गए? शासक। किंतु जल्द ही शम्स खां ने कुंभा की इन शर्तों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया इस संधि को। और अस्वीकार करने का कारण था शम्स खां प्रभाव में आ चुका था गुजरात के शासक, गुजरात का एक शासक है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन के प्रभाव में आकर कुंभा ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर कुतुबुद्दीन के प्रभाव में आकर शम्स खां ने कुंभा की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अतः कुंभा ने शम्स खां पर आक्रमण किया और नागौर को विजय कर लिया। ठीक है, ये विजय पढ़ रहे हैं अपन। और विजय कैसे हुई, कैसे अधिकार किया, वापस देखना। नागौर का एक शासक है जिसका नाम है फिरोज खां, 1456 में मृत्यु। इसके दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। मुजाहिद खां शासक बना। दूसरे पुत्र शम्स खां ने कुंभा से सहायता मांगी। सहायता के एवज में कुंभा ने 3 शर्तें या संधि रखी। अधीनता स्वीकार करें, कर दे नियमित रूप से और नागौर किलेबंदी ना करे। किंतु शम्स खां ने इन संधि को अस्वीकार कर दिया, किलेबंदी कर दी, कर देना अस्वीकार कर दिया, अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। अतः कुंभा ने शम्स खां या नागौर पर आक्रमण किया और नागौर को यहां क्या कर लिया? विजय। तो यह भी कुंभा की एक महत्वपूर्ण विजय हुई। नेक्स्ट कुंभा की विजय के बारे में बात करें तो कुंभा की नेक्स्ट विजय है गुजरात विजय। ठीक है, गुजरात विजय। यहां गुजरात के शासक हैं
कुतुबुद्दीन प्लस कुतुबुद्दीन, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने और शम्स खां, ये वही शम्स खां हैं जिसको पीछे हम नागौर में पराजित करके आए थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन के प्रभाव में था। अतः शम्स खां और कुतुबुद्दीन ने दोनों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। कुंभा ने शम्स खां को पराजित कर दिया। कुंभा ने शम्स खां को पराजित कर दिया। कुतुबुद्दीन भी पराजित हुआ, किंतु शम्स खां युद्ध में मारा गया। शम्स खां युद्ध में मारा गया और कुतुबुद्दीन पराजित होकर पुनः गुजरात लौट गया। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन और कुंभा के मध्य संबंध था। यहाँ कुंभा ने मेवाड़ को विजय नहीं किया था, लेकिन इसका संघर्ष हुआ गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से शम्स खां को लेकर के। कुंभा ने शम्स खां को पराजित करके मार दिया, लेकिन कुतुबुद्दीन पराजित होकर के पुनः गुजरात लौट गया। ठीक है, अब गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन भी कुंभा से पराजित हो चुका है। मंडोर की विजय हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट है मालवा या मांडू के सुल्तान और कुंभा में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य में संबंध। ये बात पीछे हो चुकी है कि मांडू और मेवाड़ में संघर्ष क्षेत्र सिंह के समय से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, मांडू और मेवाड़ में संघर्ष क्षेत्र सिंह के समय से ही प्रारंभ हो गया। इसके बाद अब इनमें संघर्ष कैसे हुआ? ऐसा कहा जाता है कि मालवा का सुल्तान जो महमूद खिलजी है, खिलजी, आगे एक और महमूद खिलजी आएगा, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी को कुंभा ने 5 बार पराजित किया, यानी कि महमूद खिलजी कुंभा से 5 बार पराजित हुआ था। इन दोनों के मध्य जो महत्वपूर्ण संघर्ष था या महत्वपूर्ण युद्ध था, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो कि 1437 में हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध 1439 में हुआ। ठीक है, मैं चर्चा करता हूं इसकी, पहले इसकी बात कर लेते हैं 1439। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, जिसको हम सत्य नहीं मानते क्योंकि समकालीन इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, कि कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 5 बार संघर्ष हुआ और 5 बार ही कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया। 1439 में इनमें महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था, जिसको सारंगपुर के नाम से जानते हैं। संघर्ष का कारण क्या था? संघर्ष का कारण पीछे एक नाम लिखा था हमने, महपा पंवार। ये महत्वपूर्ण संघर्ष का कारण है, वैसे बहुत सारे थे। तो महपा पंवार, जब चाचा व मीरा की हत्या हुई तो महपा पंवार भाग करके मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में आ गया। कुंभा ने महपा पंवार की मांग की महमूद खिलजी से, लेकिन महमूद खिलजी ने इसे लौटाने से इनकार कर दिया, और लौटाने से इनकार कर दिया तो पहले से चला आ रहा संघर्ष बड़े संघर्ष में बदल गया और 1439 में कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया और 6 माह तक बंदी बना के रखा, किंतु बाद में उसे ससम्मान छोड़ दिया। ये बात है कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। लेकिन अपन महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर चलते हैं, जहां से अपना प्रश्न बनेगा। तो आपको ये वाला याद नहीं रखना है कि 6 माह तक रखा, 5 बार आक्रमण हुए। इंपॉर्टेंट है सारंगपुर का युद्ध 1437। यह युद्ध महमूद खिलजी फर्स्ट तथा कुंभा के मध्य हुआ, जिसमें कुंभा सारंगपुर का युद्ध 1437 महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के मध्य हुआ, जिसमें कुंभा विजय हुआ और महमूद खिलजी पराजित। इसी विजय के उपलक्ष्य में, महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में, कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये भी हम आगे स्थापत्य क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट और अंतिम बात आज की क्लास की, चंपानेर
संधि। पीछे एक संधि हुई जिसका नाम है आवल बावल की संधि। नेक्स्ट संधि है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। जहां हमने आवल बावल की संधि 1453 में की, वहीं अपनी नेक्स्ट संधि है चंपानेर की संधि 1456। ठीक है, चौदह सौ छप्पन। देखें, जब महमूद खिलजी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभा को पराजित नहीं कर पाए, तो दोनों ने एक योजना बनाई और दोनों ने मिलकर के महमूद खिलजी फर्स्ट प्लस गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुंभा को पराजित करने के लिए जो संधि की, उसे ही चंपानेर की संधि कहा गया। तो पहली बात, ये संधि किसके मध्य हुई? महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन कहाँ के थे? गुजरात के सुल्तान। महमूद खिलजी कहाँ के थे? मालवा। जब दोनों अलग अलग से कुंभा को पराजित नहीं कर पाए, तो दोनों ने मिलकर के कुंभा को पराजित करने का प्रयास किया और दोनों के मध्य एक संधि हुई। लेकिन या किंतु कुंभा ने दोनों के मध्य हुई इस संधि को विफल कर दिया। किसने विफल कर दिया? कुंभा ने दोनों के मध्य हुई इस संधि को विफल कर दिया। और ये इस तरह से कुंभा की कुछ प्रमुख विजय थी। इसके अलावा कुंभा की बहुत सारी विजय, मंडोर की विजय होगी, जहाजपुर की विजय होगी, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट विजय आबू, नागौर, इन विजय की बात है। तो ये हमारा एक शासक आज जिसका नाम रहा राणा कुंभा। मैं छोटा सा परिचय हमेशा की तरह दे दूं। पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी। ये कुछ जानकारी के स्रोत कान्हा व्यास की पुस्तक निखिलिक महात्म्य, श्यामल दास की वीर विनोद, कुंभा की रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रसिक प्रिया जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। ये कुंभा की कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। हंसाबाई ने रणमल राठौड़ को कुंभा का संरक्षण नियुक्त किया, जिसने मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी और राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप। शासक बनने के बाद कुंभा की कुछ समस्या, पिता के हत्यारों का बदला लेना और रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। पहली समस्या का समाधान कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा और मीरा की हत्या करवा दी, किंतु महपा पंवार भागकर के मांडू चला गया, जिसकी चर्चा आगे हो चुकी है। इसके बाद दूसरी समस्या रणमल राठौड़। दरबार में एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। भारमली को प्रेम था कुंभा से और रणमल राठौड़ का आकर्षण था भारमली। रणमल राठौड़ ने मेवाड़ पर अपने अधिकार को पुष्ट करने के लिए कुंभा को मरवाने के लिए भारमली से कहा, किंतु कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ को मरवा दिया। रणमल राठौड़ की पुत्र राव जोधा मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ भागा। कुंभा ने पीछा किया और मंडोर पर अधिकार कर लिया, राव जोधा को पराजित किया। ये संघर्ष देखा हंसाबाई ने और दोनों को बनाने के लिए उन्होंने एक संधि करवाई जिसका नाम था आवल बावल की संधि 1453। प्रश्न आया, ये संधि करवाई किसने थी? यह संधि हंसाबाई ने करवाई थी। ठीक है, किसके मध्य हुई? कुंभा व जोधा के मध्य 1453। संधि की दो शर्तें, मारवाड़ मेवाड़ का सीमा का निर्धारण हो गया और राव जोधा की पुत्री सारंग देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया गया। कुंभा की सैनिक अभियान, आबू विजय, शासक शेषमल को पराजित कर आबू पर अधिकार किया, अचलगढ़ और बसंतगढ़ का किला बनाया। नागौर विजय, फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र मुजाहिद खां और शम्स खां उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष किया। शासक मुजाहिद खां बना, शम्स खां ने कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने सहायता देने का आश्वासन दिया, किंतु अधीनता स्वीकार करने और कर देने और नागौर की किलेबंदी की शर्तों में उसको बांध दिया। कुंभा ने मुजाहिद खां को पराजित कर शम्स खां को शासक बना दिया, किंतु शम्स खां कुतुबुद्दीन के प्रभाव में आ गया जो गुजरात का शासक था और संधि को मानने से इनकार कर दिया। कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया और जिस तरह से यहाँ विजय लिखा है उस नागौर को विजय कर लिया। जब शम्स खां पराजित हुआ तो वह भागकर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की शरण में आ गया। कुतुबुद्दीन और शम्स खां दोनों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। कुंभा ने शम्स खां को पराजित कर दिया और मृत्युदंड मार दिया। कुतुबुद्दीन पराजित होकर गुजरात लौट गया। नेक्स्ट है मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष। तो संघर्ष क्षेत्र सिंह के समय प्रारंभ हुआ, कुंभा के समय भी संघर्ष हुआ। महमूद खिलजी फर्स्ट इस समय शासक था। ऐसा कहा गया है कि महमूद खिलजी ने 5 बार आक्रमण किया और कुंभा ने 5 बार पराजित किया। नेक्स्ट है सारंगपुर का युद्ध 1437, महमूद खिलजी वर्सेस कुंभा। इसमें कुंभा विजय हुए, महमूद खिलजी पराजित हुआ। इसे कुंभा ने 6 माह तक कैद करके रखा, किंतु बाद में छोड़ दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चंपानेर की संधि 1456, महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। महमूद खिलजी मालवा, कुतुबुद्दीन गुजरात। इस संधि का मुख्य कारण था
कुंभा को पराजित करना, किंतु कुंभा ने संधि को विफल कर दिया। धन्यवाद। कल मिलते हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ। कुंभा के बाद के शासकों अभी अपने कुंभा की सांस्कृतिक, स्थापत्य और साहित्य कला देखनी है, इसके बाद हमारे शासक आएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। धन्यवाद।